चलिए बच्चों, आज जो हमारे उस दिन की चैप्टर इन द बायोपोलरिटी हमने स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे, है कि नहीं? दैट वी ऑलरेडी स्टार्टेड our new chapter 2. Okay, so we studied about the end of biopolarity, yes or no? How the involvement has been, no? And the collapse of the USSR. Okay, it means what? We already studied that Cold War was entirely finished because since 1945 to continuation was till 1991. Okay, so after the completion we have come across different topics, yes or no? We studied about what was the system of Soviet system. We studied after the Gorbachev and the disintegration, how the USSR were disintegrated. Today our topic, and why did Soviet disintegrated? No, already studied. Okay, so this topic today we starting about the shock therapy. Simply, if we will follow our book, okay, just I will tell you what is written in the short form so that you can observe very clearly. Okay, just read me, go to the page number 24. If you have a book, just read it. The collapse of the communist followed in the most of these countries by a painful process transition from an authoritarian socialist system to democratic capitalist. The model transition in Russia, Central Asia, East Europe that was influenced by World Bank and the IMF, International Monetary Fund, came to known as shock therapy. Yes or no? If we will go through the book, we will get the same definition. Okay, but it's creating a little complicated. Listen, we know that USSR already collapsed. No? There is USSR already collapsed. Yes or no? And Russia socialist. रशिया बिगेन टू इमर्ज ना, एक नया सा कंट्री बन जाता है जिसका नाम रशिया बोलता है, और पहले क्या था यूएसएसआर 1991 के बाद ये रशिया बन जाते हैं, कि नहीं? सो शॉक थेरेपी पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम लिखे हैं ना, पोस्ट कम्युनिस्ट। प्री मीन्स क्या है? इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है? पोस्ट मीन्स के इंडिपेंडेंस के बाद। पोस्ट कम्युनिस्ट मीन्स जब यूएसएसआर से रशिया बनता है, समझा? When it became Russia from the USSR, that time, regime means era, time, period, starting period. Okay, so suppose shock therapy ना, the model of transition in Russia, है कि नहीं? Changes जो आ रहा था, कहाँ में? रशिया में. Okay, I think my mic is not on. 1 second. हाँ, ओके. सो द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया ना, रशिया में जो चेंजेस आ रहा था, ठीक है, क्योंकि पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम बोला है. पोस्ट मतलब बाद में, यूएसएसआर से रशिया बनने के बाद. ओके, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप ना, कहाँ सेंट्रल एशिया, सम ऑफ द लाइक कंट्री ऑलरेडी वो स्टडीड, उज्बेकिस्तान, है कि नहीं, सेंट्रल एशिया में. और दूसरा ईस्ट यूरोप, देयर वेयर टू जर्मनी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. बर्लिन वॉल वाज फेल डाउन, नो, collapse. Okay, and they became one country known as Germany. East and West Germany was no more. Okay, so Russia, Central Asia and East Europe from a authoritarian means what? जिस कंट्री में ना, जिस कंट्री में जो गवर्नमेंट बोलेगा वही मानना पड़ेगा. ओके, सपोज देयर विल बी अ वन लीडर ना, सपोज देयर विल बी अ वन लीडर, ठीक है, ये लीडर जो बोलता है सबको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा. मीन्स ऑल आर इन डाउन साइड, नो बडी कैन ओवरकम विद देम. अंडरस्टूड? ऑथोरिटेरियन मीन्स एक जो लीडर है ना, नो मैटर हु इज ही, कोई लीडर होगा, वो लीडर का बात को सबको सुनना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट. ओके, नो मैटर सेम कंट्री, इवन दोस कंट्री आर सपोर्टिंग, उसको भी लीडर का बात ही सुनना पड़ता था, है कि नहीं? कहाँ पर? द मॉडल ऑफ चेंजेस इन रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम. ठीक है, सोशलिस्ट सिस्टम था बट ऑथोरिटेरियन था, जो गवर्नमेंट बोलेगा उसको ही सुनना पड़ता था. उससे चेंजेस होते होते आया है ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट ना, है कि नहीं?
डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेटिक मीन्स फ्रीडम होगा, ठीक है, वहाँ थोड़ा फ्रीडम होगा, लेकिन कैपिटलिस्ट होगा। कैपिटलिस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को बढ़ावा देने का काम करेगा, ठीक है नहीं। Which was influenced by the, और इन्फ्लुएंस किससे प्रॉब्लम है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ याद रखिए कि वर्ल्ड बैंक ना जेनोविया है उनका हेडक्वार्टर, लेकिन ये USA में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी सपोज इसके अंदर 5 और आते हैं, इतना डिटेल्स नहीं जाऊँगा क्योंकि IMF का इतना डिटेल्स नहीं है आपके बुक में। फादर आप हायर क्लासेस में पढ़ने मिलेगा आपको। देखिए मान लीजिए IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लेकिन नहीं, ये कहाँ है, सबसे पहले पॉइंट आता है USA में, ठीक है। और ये क्या काम करता है, मान लीजिए लोन देता है, लोन नहीं देता है, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट है, कंपोनेंट लोन देता है, ठीक है। जैसे कि IDA हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बोलता है, अथॉरिटी भी बोलता है, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके अंदर है, IMF के अंदर है। और IMF और वर्ल्ड बैंक का पॉलिसी रहता है, ठीक है, किसके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए। अभी देखिए जब पॉलिसी जो बनाते हैं कंट्री को डेवलप करने के लिए, वो कहाँ है, US में, है कि नहीं। जब पॉलिसी जो बनाने वाला है वो कहाँ है, USA में। अगर वो USA में है तो रशिया किसके अंदर जाना पड़ेगा, रशिया को US के अंदर जाना पड़ेगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि वो अपना कंट्री को डेवलप करना चाहता है, एक नया से इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए। USSR टूट कर, गिर कर, फिर नया से कंट्री बनाए रशिया। अभी वो उसके किसके पास जाना पड़ेगा, USA के पास। मीन्स जो दोनों एनिमी था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और यही जो है शॉक थेरेपी कहलाता है। Understood? What is shock therapy? If somebody have a problem with Hindi, listen. The model of transition in Russia, Central Asia and Eastern Europe from an authoritarian socialist system to democratic capitalist system, which was influenced by the World Bank and the IMF, came to known as shock therapy. Okay, in your book you will get confused the meaning, but here you can clear it. Okay. There was a model of transition, means model of changes in Russia when post-communist, after the post-communist regime, okay, in the era of post-communist regime. The model of transition in Russia, Central Asia and Eastern Europe from an authoritarian to socialist system to a democratic capitalist, when it all of a sudden became a capitalist country, democratic capitalist country, okay, which was actually influenced by World Bank and IMF, na? And we know that World Bank and IMF is, one is Geneva and another is USA Peninsula, okay. So it means what, world is shocked now, and even the country which are becoming Russia, they are also shocked. They are shocked due to how it possible those who were enemy, okay, will go and create a new country, everything will be new, na? And another reason of shock, I will tell you, for the country, okay, there is 2 type of shock, na? Shock therapy. One is for the country, own country, another is for the world, okay. This was for the world. And for own country, listen, here the private ownership of property become dominant pattern of economy. Means what? If there will be one leader, na, everybody is under the leader or not, है कि नहीं। अगर कंट्री का एक ही गवर्नमेंट होगा ना, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगा, तो गवर्नमेंट का अंदर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जितना इंडस्ट्री है किसके अंदर होगा, गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा था। तो सपोज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगा तो सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर होगा, जितने इंडस्ट्री है कि नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर होगा। यहां पर क्या था, गवर्नमेंट जो अपना, व्हाट हैपनिंग, वाटर इज नॉट देयर, नो, ओके ओके, इट्स ओके। हाँ, गवर्नमेंट जो था, 1 सेकेंड, हाँ, आई नीड लिटिल वाटर, हाँ ठीक है, आई हैड वाटर ना, थोड़ा पानी पी लिया, अब ठीक है। देखिए सुनिए, सो जितना भी गवर्नमेंट है कि नहीं, गवर्नमेंट का क्या होता है,
सब कुछ इंडस्ट्री हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, जितना छोटा से छोटा, मट्टी हो गया, लैंड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सबका सब कुछ गवर्नमेंट का था। ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट का था। बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, वहाँ कुछ प्राइवेट का था ही नहीं, मान लीजिए आप। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जब ये नया से रशिया बनता है तो प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग गया। ठीक है, प्राइवेट मीन्स गवर्नमेंट क्या किया, अपना जितना भी इंडस्ट्री है ना, बहुत कम ही दाम में किसको देना शुरू कर दिया, प्राइवेटली देना शुरू कर दिया, बिक्री करना शुरू कर दिया। ठीक है, सबको ना। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना है ये सबको बंद करना शुरू कर दिया। ठीक है, एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इंडस्ट्री, आपके बुक में मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर से प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स ना। एसेट मीन्स क्या हो गया, जितना भी लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, जितना भी चीज़ है इसको, लिसन, प्राइवेटाइजेशन से और एक बात याद आ गया, एलपीजी आप याद रखिएगा, आज नहीं और दूसरे में भी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ने मिलेगा। लिबरलाइजेशन, फ्रीडम आप पढ़ चुके हो, प्राइवेटाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, टच कर रहे हैं थोड़े से। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन लास्ट चैप्टर मिलेगा। एलपीजी 1990 इंडिया में पॉलिसी बनाया गया था 1992 में। ठीक है, लेकिन इसको कभी कभी 1991 भी लिखता है, तो हम 1991 ही मानेंगे। ठीक है, एक पॉलिसी था जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन देगा मनमोहन सिंह के समय में। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम, एक प्राइवेट ओनरशिप को फ्रीडम देगा कि वो जैसा भी काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कर सकता है, और मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन होगा, मीन्स लॉ द्वारा मिनिमाइज कर देगा रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स बहुत कुछ ऐसा चीज़ होगा कि प्राइवेट ओनरशिप हो सकता है, जैसे कि बहुत कुछ चीज़ था पहले जो कि प्राइवेट अपना नहीं खुल सकता था, जैसे कि आज भी कुछ है, जैसे प्राइवेट आर्मी इंडिया में अलाउड नहीं है कि नहीं, प्राइवेट पुलिस इंडिया में अलाउड नहीं है, प्राइवेट ट्रेन भी अलाउड नहीं है, लेकिन कहीं खुला है प्राइवेट ट्रेन मुंबई के कोई जगह में। ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स सपोज कुछ अरुणाचल में प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट जैसे कि है ना पासीघाट से आपको संतरा जो होता है ना, संतरा बोलता है, जो संतरा, कमला बोलता है, संतरा बोलता है, ऑरेंज बोलता है। ठीक है, पासीघाट का संतरा भी दुबई जाता है। ठीक है, तो यही है ग्लोबलाइजेशन, मीन्स आपका प्रोडक्ट जो पूरा दुनिया में जाना है, तो वही है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो उस समय, ये तो इंडिया का है ना, तो उस समय में रशिया में भी यही चल रहा था, प्राइवेटाइजेशन चल रहा था, समझ गया, प्राइवेटाइजेशन चल रहा था। मैं जितना भी गवर्नमेंट का जो कंपनी है उसको प्राइवेट में बिक्री करना शुरू कर रहा था, प्राइवेटली। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि पहले हमारे बैंक भी प्राइवेट था, बाद में नेशनलाइज किया जाता है उसको, दूसरा बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बुक में नहीं। फिर से फार्मिंग वॉज रिप्लेस बाय प्राइवेट फार्मिंग ना, जितना फार्म था, मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि शॉक थेरेपी में ये है कि गवर्नमेंट से सब कुछ प्राइवेट करना शुरू किया, और जितना फार्मिंग एक्टिविटी था वो भी प्राइवेटली करना शुरू कर दिया। थर्ड वे ऑफ ट्रांजिशन हो गया ना, ये थर्ड वे ऑफ चेंजेस आ गया। ठीक है, फर्स्ट चेंजेस तो हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया ना, सेकेंड भी हम जान गए कि प्राइवेट ओनरशिप करना शुरू हो गया। थर्ड वे क्या है ट्रांजिशन, जितना फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, शॉक थेरेपी क्लियरिफाई किया है कि चेंज जो है एक्सटर्नल एरिनास ऑफ द कंट्रीज ना, एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है कि नहीं, एक्सटर्नल मीन्स अपना ही कंट्री के अंदर में ना, एक्सटर्नल मीन्स बाहर जो दोस्त कंट्री था उनके जितने अलायंस किए हुए थे उन लोगों का भी चेंजेस आता है शॉक थेरेपी की वजह से। Understood? Means what? Suppose shock therapy was not only for the Russia or USSR, okay? Even those countries who are alliance, for them also it was changes, because if USSR will be changed from communist to a democratic, automatically the followers will also change. Na? That's why many of the Eastern Europe and Soviet Union, na? Eastern Europe country, okay, they also brought the changes due to the shock therapy.
आई होप यू अंडरस्टूड ना. शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट मीन्स जब रशिया बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन चेंजेस इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड द ईस्ट यूरोप फ्रॉम ए ऑथोरिटेरियन टू सोशलिस्ट सिस्टम टू ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम व्हिच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड came to known as shock therapy. Okay, remember private ownership of property became dominant pattern of economy. In the economy of Russia means private got the promotion. Okay, privatization of the state assets. Asset means all kind of lands building. Okay, lands building growth जितना भी है privatization होना शुरू हो गया. And after that farming was replaced by the private farming. Okay, then third way of transition was ना. The shock therapy also clarify the changes in the external arenas. Okay, I wrote areas because you will be get confused. Actually write arenas. Okay, according to your book. ना external arenas means जो जगह जो उसके अलायंस था कंट्री का ना, जो बाद में टूट जाता है, उन लोग में भी चेंजेस आना शुरू हो गया. So I hope you are clear. Now next is shock therapy effect and consequence. ठीक है, ये shock therapy का वजह से क्या इफेक्ट होता है कंट्री में. ठीक है, शॉक थेरेपी मतलब क्या है, जो पहले था सब कुछ चेंज हो गया, एक नया से कंट्री बन गया, उस कंट्री में ना डोमिनेट पैटर्न भी यूएस हो गया पूरा वर्ल्ड में, है कि नहीं. तो ये शॉक कर रहा है सब कुछ. तो उससे क्या निकलता है, सबसे पहले कोलैप्स ऑफ फूड सिक्योरिटी. ठीक है, अब देखिए जब नया कंट्री हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर इंडिया एक नया कंट्री बनता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था ना. फूड सिक्योरिटी मीन्स रशिया के पास खाने के लिए नहीं था. ओके, हाँ, ये 1990s का कहानी है ना. इथियोपिया बोलते हैं मास ऑफ कम्युनिकेशन. अब पेज नंबर 25 अपने बुक में पढ़ लीजिएगा. ठीक है, मैं यहाँ से भी समझा दूंगा आपको. सो कोलैप्स ऑफ फूड सिक्योरिटी ना, फूड सिक्योरिटी जितना है गिरना चला गया. ठीक है, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री 90% ऑफ इंडस्ट्रीज ना. ठीक है, अभी देखिए कोलैप्स का रीजन क्या है. देखिए ना, कोलैप्स ऑफ फूड सिक्योरिटी ना, इनका रीजन क्या है. हाँ, सो द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी डबल डिक्लाइन कंसिडरेबली, पीपल लॉस्ट देयर सेविंग ड्यू टू इन्फ्लेक्शन. व्हाट इज इन्फ्लेक्शन, हम इकोनॉमी पढ़ते हैं ना. ठीक है, इन्फ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, ठीक है, जीडीपी, इन्फ्लेक्शन हो गया, जीडीपी हो गया, मान लीजिए रूबल हो गया, ये रशियन करेंसी है ना, रूबल मीन्स. ठीक है, अभी देखिए इन्फ्लेक्शन तो होगा ही होगा. जब कोई भी नया कंट्री बनता है तो वहाँ दाम बहुत सारा हो जाता है सामान का, खाने पीने का. ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी ना, फूड अगर खाने में कंट्री में कम हो रहा है तो उसका मतलब क्या, इन्फ्लेक्शन होगा. इन्फ्लेक्शन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा. जैसे कोविड-19 के समय में हमारे आलू के प्राइस 70 तक चला गया था, है कि नहीं. जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना का बराबर ही था, पूरा गिर चुका था. ठीक है, रबल करेंसी ना, रशियन करेंसी भी क्या हो गया, डूब चुका था पूरा वर्ल्ड में, है कि नहीं. आप इकोनॉमी में लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे ना, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या है. फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट इनबैलेंस हुआ है ऑब्वियसली ना. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आया है. जब इस तरीका का प्रॉब्लम आया है तो ऑटोमेटिकली फूड सिक्योरिटी कोलैप्स हो गया. ठीक है, तो यही होता है शॉक थेरेपी में. शॉक थेरेपी में सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस, रीजन क्या निकला, इफेक्ट क्या हुआ है, कोलैप्स ऑफ फूड सिक्योरिटी. ठीक है, फूड सिक्योरिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गया. दूसरा क्या है, कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्री ना. सो मैं अभी बोला हूँ आपको 90% जो गवर्नमेंट कंपनी था उसको प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. मीन्स सोल्ड कर दिया. किसको, क्या, इंडस्ट्री को. 90% इंडस्ट्री को सोल्ड कर दिया. किसको, प्राइवेट को, प्राइवेट ओनरशिप को. गवर्नमेंट जो प्राइवेटली सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया. ठीक है, समझा. तो इंडस्ट्री जो जितना भी था, अभी इंडस्ट्री बोलने से क्या आता है, फार्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस होता है ना. जैसे कि इंडस्ट्री बोलते हैं तो स्टील इंडस्ट्री, है कि नहीं. आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. हाँ, इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस है, ये आप कंफ्यूज नहीं रखने का. ठीक है, सो हाँ, सो सपोज इंडस्ट्री
ना। कम्युनिकेशन का मान लीजिए, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गया, है कि नहीं, एक कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गया। अभी इस कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट क्या आते हैं, फार्म, ठीक है। सो फार्म मीन्स बोल, मान लिए एयरटेल, ये जो कंपनी से, फार्म का मतलब इसलिए बोलते हैं कंपनी, मान लीजिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, इंडस्ट्री, मान लीजिए कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, तो उसमें अलग अलग किस्म का फार्म होता है, ठीक है। मान लीजिए एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ठीक है। सो ये सब क्या हो गया, फार्म हो गया। अगर मैं जब इंडस्ट्री की बात करता हूँ ना, जितने भी इंडस्ट्री थे 90% अगर बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, जितना भी कंट्री में जितने भी कंपनी होंगे, वो कंपनी क्या हो गया, प्राइवेटलाइजेशन होना शुरू हो गया, ठीक है। सो वही है शॉक थेरेपी, उसी का रीजन से, शॉक थेरेपी के कारण से क्या हुआ, इंडस्ट्री भी गिरना शुरू हो गया, ठीक है। 90% ऑफ इंडस्ट्री बिक्री हो चुका था, ठीक है। उसके बाद सोशल चेंजेस आता है ना, सो कोलैप्स ऑफ फूड सेक्रेटरी, कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्री, उसके बाद आता है सोशल चेंजेस, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है सोशल चेंजेस। द ट्रेडिशनल systems, social security and welfare of all come to an end. Withdrawal of government security made large section of society poor. No? Academy and intellectual manpower disintegrated as middle class moved to priority to society. Rich started controlling economy activity. Okay? Means क्या हो गया? Social changes and welfare ना, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, क्योंकि नया से कंट्री बन रहा था, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ऑलरेडी चेंज हो चुका था ना, सोशल चेंजेस में, ठीक है। और दूसरा क्या था, मैन पावर जो है ना, मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड हो गया था। जैसे कि मान लीजिए टीचर है, ठीक है, टीचर एक स्कूल में पढ़ाता है, तो अभी जितना स्कूल है वो प्राइवेट होना शुरू हो गया, तो उसमें वही टीचर रहेगा, कंटिन्यू नहीं होगा ना, चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, देयर वाज अ चेंजेस इन सोशल चेंज, दैट इज नोन एज सोशल चेंज, ठीक है। बैंक रूप ना, शॉक थेरेपी मेड ऑल हाफ रशियन 1500 बैंक्स, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कितना बैंक्स, बैंक्रप्सी हो गया 1500 ना, सॉरी 1500, ओके। इतने सारे बैंक्स जो थे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया था, बैंकरप्ट हो गया। मींस बैंक के खुद के पास भी पैसा नहीं था, ठीक है, बैंक के खुद के पास भी पैसा नहीं था, और 10,000 से ज़्यादा कंपनी ना, प्राइवेट शेयर होल्डर कंपनी के, वो भी गिरना शुरू हो गया था। तो उसी को नाम दिया हुआ है बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी मींस ऑल बैंक हैज ऑल ऑफ सडन कोलैप्स and there was no money because shareholder already lost their money, and including the financial institution also, okay, banks and financial almost 1500 according to your book, okay. So next क्या है, failure to evolve a people's based government, yes or no. No adequate attention was paid to development of democratic institution. In this country, most of the constitution were drafted a hurry, and almost countries including Russia had a strong executive president with a relatively weak parliament, है कि नहीं। इसमें क्या हुआ था, नया नया है तो पार्लियामेंट वीक था, ठीक है। और नया नया कंट्री बनते समय में ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो आया होगा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा हुआ है, हरी भरी में लिखा हुआ है, जल्दी में, तो सोच समझ के नहीं लिखा है। यही रीजन है कि शॉक थेरेपी का कारण से क्या क्या हुआ है। शॉक थेरेपी क्या हम समझते हैं ना, ऑल ऑफ सडन चेंजेस, रशिया बन जाता है, ठीक है। और रशिया तो बन ही जाता है, उस अथॉरिटियन से डेमोक्रेटिक बनता है, ठीक है। और उसी में इन्फ्लुएंस होता है वर्ल्ड बैंक और IMF का, है कि नहीं। उसी का कारण से ये सब होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कोलैप्स ऑफ फूड सिक्योरिटी में चेंजेस आता है, फिर कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्री में चेंजेस आता है, फिर सोशल चेंज ना, सोसाइटी में चेंजेस आता है, फिर बैंक्रप्सी, बैंक गिर जाता है, फिर फेलर टू इवॉल्व ए पीपल्स बेस्ट गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज द प्रेसिडेंट वाज वीक, पार्लियामेंट वाज वीक, ओके, एंड प्लस
दे क्रिएटेड देयर ऑल द पॉलिसी इन हरी भरी, नया नया कंट्री बनाया तो हरी भरी में जल्दी जल्दी बना दिया, ठीक है। सो इवोल्यूशन जो हुआ है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी अभी तक कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी नहीं बना था, ठीक है। सो यही है आपका शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। हम अभी पढ़े हैं शॉक थेरेपी का कॉन्सिक्वेंसी, उसके बाद भी रशिया में और रशिया के पास वाले कंट्री में बहुत सारा टेंशन रहा और कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा रहा, ठीक है। सबसे पहले आपके बुक में आइए, पेज नंबर, बुक को फॉलो करिए आप, बुक ही सब कुछ है, ठीक है। 26 पेज नंबर 26 में आइए, इसमें लिखा हुआ है द मोस्ट फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड many have civil wars and insurgency complicating the picture of the growing involvement outside power, ठीक है। हमको पता था कि एक रशिया कंट्री बनने के बाद भी वहाँ बहुत सारा झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे कि इन रशिया 2 रिपब्लिक चेनिया एंड डेगेस्तान हैव हैड वायलेंट सक्सेशन मूवमेंट, मॉस्को मेथड ऑफ डीलिंग विद द चेचन रेबल दैट इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग हैव लीड टू ह्यूमन राइट्स एंड वायलेंस, ठीक है। सबसे पहले रशिया के अंदर में ही दो स्टेट ना, चेचनिया और दागिस्तान, ठीक है, इसके बीच में झगड़ा होता है ना, आर्गूमेंट होता है। ये आर्गूमेंट की वजह से क्या होता है, रशिया मॉस्को क्या करता है, वहाँ बॉम्ब करता है, और जब बॉम्बिंग करता है बहुत सारा मिलिट्री बॉम्बिंग की वजह से ह्यूमन राइट्स वायोलेंस हो जाता है रशिया के अंदर में, ठीक है। ये कोई कंट्री के बीच में आर्गूमेंट झगड़ा नहीं है, ये अपना ही रशिया में अपना ही अंदर से जो कंट्री निकले हैं और जो कंट्री है उसमें झगड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इन सेंट्रल एशिया ना, फिर सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान विटनेस ए सिविल वार वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001, ठीक है। 10 years मीन्स 1991 में रशिया बनाया तो 1991 से 2001 तक, ठीक है। 10 साल तक ताजिकिस्तान में सिविल वार हुआ है। सिविल वार मीन्स ताजिकिस्तान के अंदर में ही उनके अपने ही आदमी झगड़ा करते हैं, ठीक है। द रीजन एज होल हैज़ मेनी सेक्रेटरियन कॉन्फ्लिक्ट इन अजरबैजान ना, प्रोविंस ऑफ नार्गोनो काराबाख बोलते हैं, ठीक है। सम लोकल आर्मेनियन जॉइन आर्मेनिया, सुनिए, इन अजरबैजान प्रोविंस नार्को प्रोविस्तान सम लोकल आर्मेनियंस वेंट टू सिटेट एंड जॉइन आर्मेनिया। इन जॉर्जिया डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम टू 2 provinces resulting civil war. Their movement against the existing regime in Ukraine, कर्जिकिस्तान एंड जॉर्जिया कंट्री एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर, ठीक है। अभी ये सब कंट्री भी क्या है, पानी के लिए झगड़ा करना शुरू किया है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ हाइड्रोकार्बन है, जिसके सबसे ज़्यादा पानी होगा वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत हाई था, क्योंकि नया कंट्री बन रहा था तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, तो जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पानी है, नदी है, उनको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो वाटर फाइट शुरू हो गया यूक्रेन, ताजिकिस्तान और जॉर्जिया के बीच, ठीक है। देखिए आपका दिया हुआ है कि क्या टेंशन हुआ है और क्या झगड़ा हुआ है वहाँ में ना, तो ये सब आपका बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 26 में 26 में आप फॉलो करिए, ठीक है। ये मैं पूरा डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में जा रहा है, ये सब झगड़ा हुआ है। फिर रशिया के सामने में चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होता है। लेकिन 2001 के बाद ना 11 सितंबर 2001, ओके, यूएस वहाँ में बेस बनाना चाहता है। कोई यूएस और रशिया के साथ कोई झगड़ा नहीं है, अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों के ऊपर बातचीत हो चुका है। लेकिन ये थोड़ा सा हटके था। यूएस को तालिबान, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, तालिबान उनके अटैक कर देते हैं ना, उसी कारण से नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यूएस क्यों बेस बनाना चाहता था, ठीक है। तो तालिबान अटैक कर देता है यूएस को ना, उसी कारण से। फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एरिनास वाज बास्टेड हाइड्रोकार्बन रिसोर्स फॉर देम इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। सुनिए, एशिया हैज़ ऑल्सो कॉम्पिटिशन बिटवीन द आउटसाइड पावर ना, आउटसाइड पावर मीन्स एशिया का भी अपना काम था, ठीक है। क्लोज टू वेस्टर्न आफ्टर 11 सितंबर 2001 यूएस वांटेड बेस, ठीक है, यूएस भी अपना बेस बनाना चाहता था ना। सो इन ईस्टर्न चिकोस्लोवाकिया ना,
टेरिटोरियल वॉर भी हुआ अफगानिस्तान और ईरान के वजह से, ये इतने मट्टी मेरे हैं इतने मट्टी तुम्हारे हैं, उसमें भी टेरिटोरियल वॉर हुआ है अफगानिस्तान और ईरान के बीच में। फिर चाइनीज सेटलमेंट करने के लिए अपना इंटरेस्ट देने के लिए ना एरिया में, मीन्स ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहता था चाइनीज गवर्नमेंट, इसलिए चाइनीज के बीच में भी सेटलमेंट में भी आर्गूमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि चाइना रशिया के पास है कि नहीं। सो यूगोस्लाविया जो है ना, यूगोस्लाविया 1991 के बाद टूट जाता है। सो कुछ प्रोविंसन निकलता है, कुछ कंट्री टाइप से निकल जाता है यूगोस्लाविया से, जिसका नाम दिया है क्रोएशिया, ठीक है, हर्बर्सबिया, बोस्निया ना, इस टाइप का कंट्री बोस्निया और हर्जेगोविना बोलते हैं, ठीक है उसे। इथनिक सर्व अपोज दिस एंड मार्सेस नॉन सर्व बोस्नियंस फॉलोड ना। तो यही कारण से यही झगड़ा जो है हमारे टेंशन और झगड़ा कंटिन्यू चलता रहा उस समय में जब रशिया बनता है ना, ठीक है। सो क्वेश्चन आता है व्हाट वेयर द कॉन्फ्लिक्ट एंड द टेंशन आफ्टर द शॉक थेरेपी, ठीक है। शॉक थेरेपी के बाद क्या टेंशन हुआ, तो ये सारी टेंशन है आपको लिखना है कि दो रिपब्लिक कंट्री निकालते हैं, चाइना और डेगस्तान के बीच झगड़ा होता है रशिया में ही। फिर उसके बाद मिलिट्री बॉम्बिंग करता है, ह्यूमन राइट करता है कौन, मॉस्को के तरफ से ना, रशिया में ये कम करने के लिए झगड़ा से। उसके बाद सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान में सिविल वार होता है, 10 साल चलता है, 2001 को ख़त्म हो जाता है। फिर अरबेजियान लोग प्रोविंसन से नारो कवाक को छोड़कर लोकल लोग आर्मेनिया ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद वाटर फाइट होता है यूक्रेन और कजाकिस्तान और जॉर्जिया का बीच में, क्योंकि उन लोगों को हाइड्रोकार्बन चाहिए था इकोनॉमी बेनिफिट के लिए, ठीक है। फिर रशिया के सामने चाइना होता है, अफगानिस्तान होता है, पाकिस्तान होता है। तो यहाँ क्या करना चाहता है, यूएस अपना बेस बनाना चाहता है, क्योंकि यूएस में अटैक हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यूएस के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पूरी यूएस के बारे में है, तो हम डिटेल्स पढ़ेंगे उनके बारे में। फिर उसके बाद टेरिटोरियल वार होता है अफगानिस्तान और ईरान के बीच में। फिर चाइनीज सेटलमेंट करना चाहता है अपना, क्योंकि उसको चाहिए था अपना ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करे दूसरी कंट्री में, और वो मट्टी को लेना चाहता था, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री का नाम था, जो ये दो कंट्री में भाग हो जाता है, एक का नाम हो जाता है चीजों, दूसरा का नाम होता है स्लोवाकिया ना, ये पीसफुली टुकड़ा हो जाता है। फिर यूगोस्लाविया से नया नया प्रोविंस निकलता है, जिसका नाम है क्रोएशिया, हर्जबर्ग, बोस्निया, ठीक है। बस इतना ही आपका टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द वार, ओके।